नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। तो पहली बड़ी खबर की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल का पहला केरल दौरा है, इसे लेकर। और दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर से उत्तर प्रदेश के माफिया अपराधी तक डरते थे, उस बुलडोजर मॉडल का अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। और आखिरी और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बालोदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल का ये पहला केरल दौरा है। मलप्पुरम में जनसभा के संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वे साधारण मनुष्य है। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वह इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया है कि वे तानाशाही नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी जो है वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर जो है धर्म संकट की बात कह रहे हैं। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the इस तरीके से रायबरेली में जो है और वायनाड को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ये फैसला उनका खुद का है और जनता फैसला करेगी। जनता उनके लिए भगवान है, वे मोदी जी की तरह भगवान उनके गाइडेंस नहीं है, वे साधारण मनुष्य है। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे लिए देश की गरीब जनता है भगवान है, मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। इसके साथ ही राहुल ने कहा, केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वे इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया है कि वे तानाशाही नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर जो है उन्होंने केरल के दौरे पर जो है जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि ये मेरा और जनता का फैसला होगा कि मैं वायनाड में रहूंगा या फिर रायबरेली में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये राहुल गांधी का पहला केरल दौरा है। आपको बता दें कि मलप्पुरम में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। राहुल ने कहा है कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वे साधारण मनुष्य हैं। वायनाड या रायबरेली, इसका फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही भगवान है, मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश में लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वे इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया है कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। चलिए, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। जिस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी का ये पहला केरल दौरा है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो है जनता का और उनका खुद का स्वयं का फैसला होगा कि वे वायनाड में रहेंगे या फिर रायबरेली में। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए हमें लगता है कि राहुल गांधी जी अब पशुपेश में है कि वो कौन सी सीट छोड़े कौन सी सीट ले।
पिछली बार तो उनके पास ये चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने वायनाड को ही चूज करा था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उन्हें आगे स्थिति और अच्छी करनी है, 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार करना है, तो मुझे लगता है उनकी इच्छा है कि वो रायबरेली सीट को रिटेन करें और वायनाड की सीट को छोड़ दें। लेकिन अगर राहुल गांधी जी वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो वहां पे ऐसा कोई समीकरण नहीं है कि कांग्रेस का कोई और प्रत्याशी जीत जाए, फिर वो सीट कम्युनिस्ट के खाते में चली जाएगी और कांग्रेस के पास 99 में से एक सीट का फिगर कम हो जाएगा। इसीलिए वो भी इस पशुपेश में है कि क्या डिसीजन लिया जाए। लेकिन आगे की राजनीति को और नॉर्थ इंडिया में अपना होल्ड बढ़ाने के लिए मुझे लगता है अंततः वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट रिटेन करेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ वो पीएम मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं कि उनको जो है भगवान की तरफ से गाइडेंस तो नहीं मिलता है, वे साधारण मनुष्य, इसे लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो भारत की राजनीति की खूबसूरती है कि जिस पार्टी को 99 सीट मिली है, जिस पार्टी को पिछले 3 चुनावों में 14, 19 और 24 मिला के 200 सीटें नहीं मिली है, वो उस पार्टी के लिए क्वेश्चन कर रही है जिसको इसी चुनाव में 242 सीटें मिली है। राजनीतिक पराकाष्ठा है। कांग्रेस अपनी जीत को, हार को जीत के रूप में सेलिब्रेट कर रही है और बीजेपी अपनी जीत होने के बाद भी सुस्त है, इसलिए उन्होंने पीएम पे ऐसा कमेंट करा है। उनकी ये प्रक्रिया है, वो ऐसे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस तरीके की कमेंट का राजनीति में कोई औचित्य नहीं होता करने का। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है तानाशाही का भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि जनता ने जो है उन्हें जवाब दिया है। देखिए, उन्हें ऐसा लगता है जनता ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बस थोड़ी सी सीट की ही बहुमत में कमी है और कोई कमी नहीं है भाजपा की सरकार में, और फिर पुनः एक मजबूत सरकार जो है वो भारत में आई है। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उन्हें लगता है ये तानाशाही है, लेकिन अगर ये तानाशाही होती तो सिर्फ यूपी के रिजल्ट खराब है। बाकी आप देखेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाजपा ने अच्छा परफॉर्म करा है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाजपा ने अच्छा परफॉर्म करा है, और हिमाचल प्रदेश में तो 4 में से 4 सीटें चारों भाजपा ने जीती है, जहाँ कांग्रेस की इस समय सरकार है। तो कांग्रेस का अपने उन राज्यों में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है जहाँ उनकी सरकार है। चलिए मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा है वायनाड सीट छोड़ो या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वे साधारण मनुष्य है। वायनाड और रायबरेली का फैसला उन्हें खुद ही करना होगा और देश की गरीब जनता ही उनके लिए भगवान है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। खबर उत्तर प्रदेश से है, जो आपको बता देंगे जिस बुलडोजर से उत्तर प्रदेश के माफिया अपराधी तक डरते थे, उस बुलडोजर मॉडल का अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी से सवाल उठाया है और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इस पर रोक लगाने की डिमांड हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बुलडोजर क्या है, बुलडोजर असल में विध्वंस करने की नीति है, लेकिन चुनाव में बुलडोजर के खिलाफ और बुलडोजर वाली मानसिकता के खिलाफ जनादेश मिला है। बता दें उत्तर प्रदेश में सपा ने लोकसभा की 37 सीटें जीती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब राज्य में बुलडोजर मॉडल पर रोक लगाने की डिमांड कर रही है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी वाले जो हैं कभी कभी बुलडोजर से लोगों को डराते हैं। बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी कोई स्टीयरिंग पर आदमी बदल गया तो क्या होगा? अखिलेश की पार्टी का दावा है कि जो वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं वे बुलडोजर मॉडल के खिलाफ डाले गए हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर मॉडल का अब क्या होगा। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लेकर बुलडोजर को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो वोट मिले हैं वो बुलडोजर के जो है विरोध में मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उत्तर प्रदेश से खास करके बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली हैं उससे कहीं न कहीं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार विफल हुई है और उनकी हार हुई है उसको लेकर के वो बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं और जो जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया है उससे
कहीं न कहीं जनता ने नाराज होकर उनको इस चुनाव में जवाब दिया है। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर नीति लेकर के आई है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर के कोई दिमाग नहीं होता है, वो कोई इंसान नहीं होता है। कभी कभी जब स्टीयरिंग बदल जाती है, कह सकते हैं सत्ता का परिवर्तन जब होता है, तो बुलडोजर जो सूंड है वो दूसरी तरफ भी घूम सकती है। तो लगातार ये बयानबाजी अखिलेश यादव की और उनके नेताओं की लगातार सामने नजर आ रही है। बुलडोजर को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के वो उन पर हमला बोल रहे हैं। साथ साथ जो ताजा मामला है वो बुलडोजर को लेकर के हो रहा है। अकबर नगर में जिस तरीके से अवैध कॉलोनी तोड़ी जा रही है, इसके पहले आपको बता दें अतीक अहमद और इरफान सोलंकी, साथ साथ में मुख्तार अंसारी की जो अवैध कब्जा की जमीन थी उसको बुलडोजर के साथ वो माफियाओं को बुलडोजर से गिराया गया था। कई अन्य बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण जो है जिनको बुलडोजर के तोड़ा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहचान हो गई थी कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे। तो उसी को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो 2027 में भी देखने को मिलेगी। अजय बुलडोजर बाबा का जो मुंह है, जो सूंड है, वो किसी तरह भी मुड़ सकती है, क्योंकि आज जो नेताओं पर बुलडोजर से उनके घर तोड़े जा रहे हैं, विपक्षी दलों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। जब हमारी सत्ता आएगी तो कहीं न कहीं ये उस तरफ भी मुड़ सकता है। तो कई तरीकों से धमकाने का भी कह सकते हैं प्रयास देखा जा रहा है। वही जो हमला करने की जो नीति है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कमियां थी उनको एक एक करके गिना करके जो विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है, बुलडोजर को खास करके उसने समाहित किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से माफियाओं पर और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की जो जमीनों पर उनके जो कॉम्प्लेक्स है उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर जो बुलडोजर से गिराए गए हैं, उसको लेकर के काफी नाराजगी नजर आ रही है अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में। वही उन्होंने कहा कि 37 सीटें जीतना ये संदेश देता है कि बाबा की जो बुलडोजर नीति है उस पर जनता में खासी नाराजगी है, और उस नाराजगी का ये फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। जी चलिए, इसी के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार और जो है योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो ये मॉडल है विध्वंस करने का मॉडल है, इसके तहत भी जो है और अन्य चीजों की तरह भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेके क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है कि ये गैर कानूनी है और विध्वंस की नीति, किसी के आशियाने को उजाड़ देना, किसी के घर को तोड़ देना, ये कहीं भी जायज नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अदालतें हैं। जब किसी की कोई अदालत जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। जब तक अदालत में फैसला नहीं आ जाता है तब तक उसके घर को न तोड़ा जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार रातों रात किसी को आशियाना बेघर कर देना, रातों रात किसी के घर को नबीदोष कर देना, ये कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता दर्शाता है कि वो बदले की कार्रवाई कर रही है, और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये कभी हमारी सत्ता सरकार में आती है तो इस बुलडोजर का मुंह भी मुड़ सकता है, क्योंकि उसको दिमाग नहीं होता। ऐसी कई जो बयानबाजी अन्य नेताओं की तरफ से भी नजर आ रही है। पहले से मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव और उनके नेताओं के द्वारा लगातार जो है बुलडोजर नीति पे सवाल उठाए जा रहे थे। अब क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी लगातार जो है बुलडोजर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी लगातार आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जो है अवैध निर्माण ढाए गए थे, जिसमें माफियाओं के निर्माण भी थे, साथ साथ में दबंगों के निर्माण, भूमाफियाओं के निर्माण थे, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ा। खास करके आपको लखनऊ की बात करते तो लखनऊ में जो कई नजूल की जमीनी, सरकारी जमीनें और नगर निगम की जमीनों पर जो कब्जा हो रखा था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ने का काम किया। लेकिन विपक्ष जो है लगातार उसको सवालों के घेरे में उठाता रहा है। वो गलत कार्रवाई है, इसे कहीं न कहीं देखा जाए तो जो बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही उत्तर दे रही है। लगातार वो कह रहे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो
न्यायपूर्ण जो है काम कर रही है, किसी का भी अवैध गिराया जा रहा है, वैध किसी का भी नहीं गिराया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लगातार जो है माफियाओं का संरक्षण करते हैं, माफियाओं को जो है पालते पोसते हैं, उनके द्वारा जो अवैध अर्जित की हुई जमीनें हैं, कॉम्प्लेक्स जो कब्जा करके बनाए गए हैं, वो तोड़े गए हैं, उनको फोकस करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ रही है, ना कि किसी भी जो है जो आम आदमी की संपत्ति को तोड़ने का काम कर रही है। लगातार वो समाजवादी पार्टी के जो माफिया हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। चलिए अनूप, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है बुलडोजर को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है तेज हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी वाले जो है विध्वंस की नीति अपना रहे हैं और बदले की भावना से बुलडोजर के तहत जो है कार्यवाही की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और अमरवाड़ा से आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जो है ये खबर सामने आ रही है। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिछले 15 साल में कमलेश शाह के कांग्रेस में रहते अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नेतागिरी नहीं आ सकी। इसी के साथ अब जब शाह कांग्रेस से निकल गए तब कांग्रेस को नए चेहरे की तलाश करने की मशक्कत करनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि कमलेश शाह दल बदल है और दल बदलू है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी से तो आएंगे ही, कमलेश शाह को हराने के लिए पूरी कांग्रेस जो है अमरवाड़ा पहुंचेगी। तो देखिए जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने उन पर आरोप लगाया है। मेरा ख्याल राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं जरूर मानता हूं कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में चूरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। राज्यसभा का चुनाव भी है, जैसा मैंने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहां राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पर भेजे। विधानसभा में उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इसी पर हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर देखा जाए तो उपचुनाव होने वाला है अमरवाड़ा विधानसभा को लेकर, इस पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं? जी कृष्णा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम बात कर रहे थे अमरवाड़ा विधानसभा के, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव होना है। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चलिए, इसी पर हमारे साथ जो है कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अगर देखा जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्या कुछ स्थितियां भी बनी हुई हैं, आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित की है 10 जुलाई के लिए चुनाव की तिथि घोषित हुई है, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अमरवाड़ा सीट को लेकर पूरी तरह से बीजेपी पर आता है। और आज सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व केंद्रीय नेता हैं, उन्होंने अब कर दिया कि पूरी कांग्रेस की टीम अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए लगेगी। अखिलेश शाह के बीजेपी जाने से कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो लोकसभा चुनाव था वो कमजोर हुआ था और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की हार हुई थी। इसलिए
जिस तरह से दल बदल करके कमलेश साय गए थे, उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगी। हालांकि उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, लेकिन फिर भी जो दल बदल है दल बदलू है, उन्हें सबक सिखाने कांग्रेस के कार्यकर्ता कमर कस के खड़े हुए हैं और पूरे अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ लगेंगे। चलिए, बिल्कुल इसी के साथ जो है कांग्रेस को नए चेहरे की तलाश भी है और मशक्कत भी कर रही है, तो क्या कुछ लगता है यहाँ पर किसको जो है मैदान में उतार सकती है इस बार कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, चूंकि वो सीट आदिवासी अंचल की सीट है, इसलिए कोई आदिवासी का बड़ा चेहरा कांग्रेस ढूंढ रही है। और एक बात और सज्जन सिंह वर्मा ने कही कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो कि दल बदल ना करे और जो भरोसे का हो। हालांकि लगातार कांग्रेस उस चेहरे की तलाश में है और ये बात पीसीसी की जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो निर्धारित करेगी किसे चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन फिर भी लगातार कांग्रेस वहां पर अब ग्राउंड जीरो से काम कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्राउंड जीरो से जो है कांग्रेस काम कर रही है, तो किस तरीके की रणनीति बनाएगी, किस तरीके से जमीनी स्तर पर यहाँ पर जो है कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, छिंदवाड़ा पूरा जो अंचल है वो कमलनाथ का गढ़ कहा जाए। जिस तरह से छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा को घेरने की कोशिश की और सफल भी हुई। अब अमरवाड़ा में भी बीजेपी पूरी तरह से ये चाहेगी कि जिस तरह से कमलेश शाह को बीजेपी ज्वाइन कराया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब चुनाव हो रहे हैं तो कमलेश शाह को जीत मिले और इसमें पूरी ताकत लगाएगी। हालांकि एक बार फिर कमलनाथ की साख दांव पे लगी हुई है और कमलनाथ और नकुलनाथ पूरी ताकत लगाएंगे कि अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव कमलेश शाह को हराया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलेश शाह ने ऐन वक्त पर दल बदल करके बीजेपी गए और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से राजनीति की हलचल तेज हो गई है और इस बार जो है कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ने को तैयार है। चलिए, इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की और चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बालोदा बाजार हिंसा के बाद पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार रायपुर एसएसपी दफ्तर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि तीन मंत्रियों ने मुझ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, इसलिए वे खुद गिरफ्तारी देने आए हैं। गुरु रुद्र तीनों मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात भी कह रहे हैं। इस मामले में एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। वहीं आपको बता दें, मंगलवार देर रात आदेश जारी किया गया था। आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को बालोदा बाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वे विजय अग्रवाल नए एसएसपी होंगे और हटाए गए कलेक्टर KL चौहान को मंत्रालय में विशेष सचिव और एसपी सदानंद कुमार को रायपुर पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो ये हिंसा हुई थी बालोदा बाजार में, इसे लेकर जो है राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ सुरेश पुरेना जी बालोदा बाजार से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है बालोदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर जो सियासत भी लगातार तेज हो रही है, उसके बाद शासन प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्या कुछ अभी वहां पर हालात बने हुए, कैसी स्थितियां हैं वहां? जी, अभी बताना चाहूंगा कि हालात जो है अभी वो स्थिर है, शांत है। वहीं नेताओं का आवागमन यहाँ पर लगातार जारी है और आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एसपी और कलेक्टर को जिले से यहाँ से हटाया गया है और नए एसपी और कलेक्टर को यहाँ पर रातों रात यहाँ उनको पदोन्नति दे दी गई यहाँ पर, तो ये सारा चीज है जिसमें अभी राजनीति का गढ़ ये बनते जा रहा है। और जहां मैं बोलूं कि ये जो घटना घटी थी ये 15 और 16 मई की रात की घटना है, जहां गिरौदपुरी में अमर गुफा नाम से जो जाना जाता है, वहां पर जैत खाम है, सतनामियों का जो प्रतीक है, स्तंभ है, उसको काटा गया था। उसी पे आज वो जो धरना प्रदर्शन जो किया गया है, ये पुलिस की और प्रशासन की नाकामी को भी एक
नजर में लाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सतनामी समाज के जो प्रबंधक जो है, इन्होंने पहले भी इनके बारे में शिकायत की गई थी कि सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उसमें तत्कालिक एफआईआर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें जांच नहीं की गई। ये सबसे बड़ा था ये उग्र होने का। जी मैम, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो है 17 मई से लगातार मांग की जा रही थी और प्रदर्शन भी किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी जो है शासन प्रशासन की ओर से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो क्या लगता है आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? जी, इसमें जिम्मेदारी तो इसमें बोल नहीं सकते कि इसमें असामाजिक तत्व की भी है। इसमें सतनामी समाजियों का बोलने का मतलब इसमें सामने आ रहा है कि असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने वहां पर उत्पात मचाया है। उन्होंने बताया भी कि जितने भी वहां पर लाठी डंडे चल रहे थे, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे उसमें शामिल थे जिन्होंने अपने चेहरे पे कपड़ा वगैरह या रुमाल या गमछे से अपना चेहरा बांधा हुआ था। तो सतनामियों का कहना है कि हम हिंसक नहीं हो सकते, ये असामाजिक तत्वों का कार्य है। वहीं अभी तक जिला में जिला एसपी कार्यालय कंट्रोल रूम में अभी तक 200 से 2 प्लस 250 तक का, और वहां पर सभी सतनामियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें नामजद जो 73 जो है उस सतनामी, उसमें नामजद 73 की गिरफ्तारी की गई है और अभी इसमें जांच चल रही है और आज से वहां पर कार्यकाल कलेक्टेड में फिर से शुरू किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, हिंसा की घटना छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में, जिसको लेकर शासन प्रशासन भी एक्शन मोड में जो है नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।